नमस्कार, मैं संतोष भारती। आप लाउड इंडिया टीवी पर हैं और देख रहे हैं द संतोष भारती शो। मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं और आज मैं आपको कोई विषय नहीं बताने वाला हूं। आप पूरा प्रोग्राम सुनकर के खुद मुस्कुराने का तरीका तलाश लीजिए कि मैंने क्यों ये कहा कि आप खुद तलाशिए। सबसे बड़ी चीज, अभी तक तो हम कोरोना से डरे हुए थे। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, तीसरा स्ट्रेन, चौथा स्ट्रेन, पता नहीं जितने स्ट्रेन भी आ सकते हों। और कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। हर जगह कोई मास्क नहीं, छोटे छोटे कस्बों के बाजारों में भी कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सरकार के समझाने का कोई असर नहीं। अब एक नई चीज आज शुरू हुई है। आपको शायद अंदाजा होगा कि 1918 में, यानी आज से 100 साल पहले, इस देश में स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी आई थी, जिस स्पेनिश फ्लू में 50 करोड़ के आसपास लोग मरे थे, ऐसा माना जाता है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें अपना अनुभव बताया कि उनके दादाजी बताते थे कि हम जब ये बीमारी आई थी 1918 में, और जिस तरह से मौतें हो रही थी, गांव के गांव श्मशान बन रहे थे। और हो ये रहा था कि 2 लोगों को गंगा में बहा के आते थे और 5 लाशें तैयार रहती थी। 8 लोग 2 लोगों को गंगा के किनारे जला के आते थे और यहाँ 5 लाशें तैयार मिलती थी। थोड़े दिनों में लोगों ने गंगा में लाशें बहाना बंद कर दिया और उन्होंने वहीं खेत में गड्ढा खोद के उन शवों को दबाना शुरू कर दिया। 1918 में, आज से 100 साल पहले। और अब चेतावनी ये दी जा रही है कि स्पेनिश फ्लू फिर लौट रहा है। क्या हम प्रलय की तरफ जा रहे हैं? क्या मानव सभ्यता खत्म होने के कगार पे है? पता नहीं, ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए उठ रहे हैं कि हमने जितना प्रकृति का दोहन किया है, हमने जितना प्रकृति का अपमान किया है, हमने जंगल काट डाले, जमीन खत्म कर दी, समंदर और नदियों के ऊपर कब्जा कर लिया, जो हमारे जीवन के लिए, हमने हवा के ऊपर कब्जा कर लिया, हवा प्रदूषित हो गई। हवा को शुद्ध करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। बारिश गड़बड़ हो गई, सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम गड़बड़ हो गए। हमारी देश में नहीं, सारी दुनिया। अनचाही प्राकृतिक आपदाएं आने लगी, पता ही नहीं चलता कहां से कौन आपदा आ गई। शायद ये प्रकृति का जो हमने अपमान किया है पिछले 50 साल में, उसका ये एक परिणाम है और सारी दुनिया में ये परिणाम देखने को मिल रहा है। इसीलिए जब आज स्पेनिश फ्लू की चेतावनी आई तो मुझे लगा कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है। सोच के देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर स्पेनिश फ्लू आ गया और अगर ये सच है कि कोरोना का खतरनाक स्ट्रेन तीसरा या चौथा हमारी दुनिया में घूम रहा है, तो फिर कौन कब रहेगा और कौन कब जाएगा, हु नोज। कौन जानता? कोई नहीं जानता। कम से कम मैं तो नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, ये सीख दे रहा है कि जो बचेंगे उन्हें प्रकृति के साथ संबंध बनाना सीखना होगा। उन्हें जलवायु, उन्हें प्रकृति, उन्हें पेड़, उन्हें पहाड़, उन्हें नदियां, इन सबसे दोस्ती करनी पड़ेगी। और ये कैसे निर्बाध गति से चले और विकास के नाम पर हम कंक्रीट के जंगल जो बनाते जा रहे हैं, वो हमें नहीं बनाने चाहिए। आपको याद नहीं होगा, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले दिल्ली हरी भरी थी, पेड़ ही पेड़ थे। ऊपर से दिल्ली में मकान नहीं दिखाई देते थे। अब देखिए, पेड़ नहीं है, कंक्रीट का जंगल है। आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं। उदाहरण दिया मैंने। अपने शहर का हाल देख लीजिए, अपने गांव का हाल देख लीजिए। गांव में तालाब खत्म हो गए, गांव में पेड़ खत्म हो गए, गांव में हर जगह पर कब्जा करके कुछ और हो रहा है। पहले गांव में बाग हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये स्पेनिश फ्लू की चेतावनी ने थोड़ी सी चिंता व्यक्त कर दी। इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था का आधार बन रहा है।
दुनिया की अर्थव्यवस्था 1% लोगों के कंट्रोल में है। वो 1% चाहते हैं कि अब ये और क्रूर ढंग से अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आए और वो सारी दुनिया में तय करें कि किस देश में क्या पैदा होना है, किस देश में क्या नहीं पैदा होना है, उसका व्यापार कैसे होगा और कोई भी आवाज न उठा सके। उसके लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, हो सकता है इस नई विश्व अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हो। हमारे देश की तो सारी चीजें विदेशियों के हाथ में है, उनके कंट्रोल में है। अब जमीन भी जा रही है, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल उसके बाद उसके ऊपर मैं 2 मिनट के बाद आऊंगा, पर मैं अभी बता दूं कि ये जो नई विश्व अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है और उसमें हमारे नॉर्वे के दोस्तों ने खबर दी कि जो वैक्सीन आई है, अब मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूं, मेरे पास नॉर्वे के दोस्तों का रिकॉर्डेड मैसेज है जो मैं बातचीत में आपके साथ आपको सुना चुका हूं। उनका कहना है कि जो वैक्सीन के जो जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं और सारी दुनिया में उनका साम्राज्य फैला हुआ है। और उन्होंने हिंदुस्तान में प्रयोग किया था 2008 या 9 में या 10 में या 11 में, हमने स्टोरी की थी, मुझे सन नहीं याद है, कि यहाँ पर उन्होंने गरीबों को वैक्सीन दी थी इसलिए कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और ताकत बढ़े, क्योंकि उनके पास कोई ताकत की दवाइयां होती नहीं है, न्यूट्रिशन होता नहीं है औरतों को, गरीबों को। तो पता पाया गया कि उनमें से 70% तो बांझ हो गई, बच्चा पैदा करने लायक नहीं रही। और अभी जब 3 महीने पहले मैं नॉर्वे के लोगों से बात कर रहा था, विश्व के लोगों से बात करता रहता हूं मैं आपके किसी न किसी प्रोग्राम में, तो उसमें उन लोगों ने ये बताया कि ये जो नई वैक्सीन बन रही है विभिन्न कंपनियों में, हिंदुस्तान में हो सकता है नहीं हो, लेकिन विदेशों में जो वैक्सीन बन रही है उस वैक्सीन में एक हिस्सा ऐसा है जिसमें आपसे बच्चा पैदा करने की ताकत वो वैक्सीन छीन लेती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है नॉर्वे के लोगों का, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। ये नई विश्व अर्थव्यवस्था में जनसंख्या रोकने का और कोई तरीका नहीं। भारत जैसे देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात करना एक बर के छत्ते में हाथ देना है, लेकिन चीन ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, पर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी बनाई कि उसकी जनसंख्या उसकी ताकत बन गई, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का ढांचा खड़ा करने और उसे लागू करने के लिए इस तरह की बीमारियों की आवश्यकता है। और आज मैं एक अपने मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कमाल की चीज है, हिंदुस्तान के गांव में कोरोना क्यों नहीं फैला? शहरों में ही फैला है, गांव में क्यों नहीं फैला? बहरहाल उनका सवाल अपनी जगह जायज है, उन्हें इसका उत्तर भी कोई ना कोई दे ही देगा। पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि ये जो आने वाली स्पेनिश फ्लू की चेतावनी है, उस वैश्विक अर्थव्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक रणनीति हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन शंकाएं तो होती है ना जब कोरोना के बारे में इतनी कहानियां सुनते हैं। स्पेनिश फ्लू की बात सामने आई, उसके बारे में बातें सुनते हैं, तो इसलिए सिर्फ चर्चा करने का उद्देश्य इतना ही था कि और हाँ, जैसे बहुत सारी जगह हैं, जैसे महाराष्ट्र है या बहुत सारी जगहों पे पंजाब है, जहाँ किसान आंदोलन बढ़ रहा है, वहां पर भी कोरोना का बहुत शोर चल रहा है कि किसान आंदोलन किस तरीके से कोरोना के इस ढांचे में फिट किया जाए ताकि किसान आंदोलन अपने डर से अपने आप खत्म हो जाए। हालांकि अभी तक 6 मार्च को 100 दिन हो जाएंगे किसान आंदोलन के, अब तक यहां पर कोरोना का कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं है। दिल्ली के आसपास 7-8 लोग हैं, कोरोना का इन्फेक्शन अभी तक हुआ नहीं। ये एक तथ्य है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। अब हमारा देश तो समझदार लोगों का देश है, उन्होंने कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जी ने
जैसे कोरोना की वैक्सीन लगवाई है हम भी वैसे ही लगवाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन किस हाथ में किस जगह पे लगवाई है, हम भी वहीं लगवाएंगे। हम भी उसी वैक्सीन को लगवाएंगे जिस वैक्सीन को प्रधानमंत्री जी ने लगाया। अब इंटरनेट के ऊपर इसकी तलाश हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 कंपनियां हैं जो इसे बना रही हैं। उन 3-4 कंपनियों में किस कंपनी की वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने लगवाई, लोग उसी की तलाश कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब कोरोना खत्म है वैक्सीन लगते ही, और लगाने से के पहले और लगाने के बाद उन्होंने मास्क नहीं लगाया, जिसका अब तक प्रचार हो रहा था। इसका मतलब अब मास्क की जरूरत नहीं। ये कुतर्क हैं, लेकिन देश में चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिना मास्क के वैक्सीन लगवाई। उनके आसपास की नर्सें, डॉक्टर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद नहीं लगाए। अब कुतर्क चल रहा है कि हम भी ऐसे ही करेंगे। कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन ये चल रहा है सारे देश में। अब मैं आपके पास किसानों की बात लेकर के आता हूं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये खबर बहुत तेजी से फैलाई जा रही है कि किसानों का आंदोलन कमजोर हो गया और किसान बॉर्डर से उठ के अपने अपने घर जा रहे हैं। इनमें आपस में झगड़े भी हो गए हैं, आदि आदि बहुत सारी चीजें दरबारी चैनल फैला रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 6 मार्च से, क्योंकि ये खबर आपको दरबारी चैनल नहीं देंगे, अखबार नहीं देंगे, 6 मार्च से किसान आंदोलन बहुत तीव्र होने जा रहा है। वो सड़कें बंद करेंगे। 6 मार्च को 100 दिन पूरे हो जाएंगे उनके आंदोलन के, और उसी दिन से वो अपना नया अभियान शुरू करेंगे। वो अभियान कहीं सड़कें रोकने का भी हो सकता है, हाईवे रोकने का भी हो सकता है। और अब तो किसानों ने जहां पर उनका टेंट लगा है और आंदोलन हो रहा है उनका, वहां पे उन्होंने बड़े बड़े स्क्रीन लगवा लिए हैं कि भीड़ ज्यादा होती है तो मंच की बात दूर सुनाई नहीं देती है, और जहां सुनाई भी देती है दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने स्क्रीन लगाए हैं और उनमें साउंड सिस्टम लगाया है, और पूरे तौर पर एक हाई टेक किसान आंदोलन को बनाने की कोशिश हुई है। अब आप कहेंगे इसका पैसा कहां से आ रहा है? वाजिब सवाल है, किसानों से ही पूछिए ना, ये पैसा कहां से आ रहा है। किसानों से ही पूछिए कि उनके लिए जो आटा आ रहा है, जिसकी वो रोटी खा रहे हैं, वो कहां से आ रहा है। किसानों से पूछ के देखिए, देखिए किसान क्या जवाब देते हैं। सारे देश में किसान पंचायतें हो रही हैं, और सबसे बड़ी चीज कि रोज कहीं ना कहीं से 100, 150, 200 लोगों का जत्था किसी न किसी प्रदेश से, किसी न किसी क्षेत्र से किसानों के पास आ रहा है, और वहां वो रुक रहे हैं 2 दिन 3 दिन, और फिर अपने यहाँ चले जा रहे हैं और अपने यहाँ आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उड़ीसा में आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, तेलंगाना में चल रहा है, हर जगह किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन हमारे जो दरबारी चैनल है वो कहते हैं नहीं, किसान आंदोलन कहीं नहीं चल रहा है, किसान आंदोलन खत्म हो गया। तो उनको ये कहने दीजिए, और आप सोशल मीडिया को देखते रहिए, कुछ ना कुछ खबरें उसमें आएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया में सिर्फ हिंदुस्तान की ही खबरें नहीं आती, दुनिया से खबरें आती। आपके पास इंटरनेट है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप फ्रांस के अखबार देख लीजिए, आप जर्मनी के अखबार देख लीजिए, आप ब्रिटेन के अखबार देख लीजिए, अमेरिका के अखबार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारे यहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो सूचना का रास्ता रोका जा रहा है। केंद्र सरकार ने जो नियम लगाए हैं कि अगर सोशल मीडिया पे आप हैं तो आपको इतने दिन में रिपोर्ट करना पड़ेगा, इतने दिनों में ये करना पड़ेगा, आप ये बोलेंगे तो ऐसा होगा, वो बोलेंगे तो वैसा होगा, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से इस डर से हट जाएंगे कि कौन सही बात कहे। लोगों की आशा अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अधूरी आशा है, क्योंकि जितनी आशाएं सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने की वो पूरी नहीं हुई। वो अलग चीज है कि धर्मेंद्र राणा नाम के एक एडिशनल जज ने देश में न्यायपालिका के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया, जिसने दिशा रवि को जमानत दे दी। अभी 9 तारीख को 2 लोगों की और जमानत होनी है, जो जिन्हें दिशा रवि के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। क्यों? धर्मेंद्र राणा का बयान आपने पढ़ा होगा
पढ़कर के आपने देखा होगा कि एक संवेदनशील, देश प्रेमी, सच्चा न्यायाधीश फैसला ही नहीं करता है, फैसले का विश्लेषण करता है, और वो विश्लेषण उन्होंने किया। इसलिए राकेश टिकैत जो प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, उन्होंने ये तय किया कि वो लोगों को चेतावनी तो देते रहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से चुप है, उससे लग रहा है कि किसानों के खिलाफ कोई बड़े हमले की साजिश हो रही है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग, किसान समन्वय समिति की मीटिंग हुई। सारे संगठनों के लोग, लगभग 40-42 यूनियनों के लोग वहां पर थे, और उन्होंने बैठक की, और बैठक करने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि अब किसान और मजदूर मिलकर के आंदोलन करेंगे। अगर आपको जरा भी याद हो किसी को कि मैं पिछले 10 दिनों से कह रहा हूं कि मजदूर और किसानों के बीच में कोई बातचीत चल रही है, वो बातचीत कल जाके कंप्लीट हुई, और किसानों और मजदूर नेताओं की कल आपस में बैठक हुई, जिसको आज किसान महापंचायत ने, वो जो किसान समन्वय समिति ने उसे उसका अनुमोदन कर दिया आगे। और मजदूरों ने तय किया है कि अब हम किसानों के साथ इस पूरे महीने, उन्होंने भिन्न भिन्न दिन लिए हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मार्च, लगातार हम आंदोलन करेंगे और किसानों के साथ मिलकर के करेंगे। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह है कि ये देश आंदोलन के दौर में जा रहा है, और देखना यह है कि ये सरकार आंदोलनों से बहुत नाराज रहती है, डरती नहीं है। सरकार सरकार है, भारत सरकार, उसके पास सेना है, उसके पास पुलिस है, उसके पास वो जनरल डायर की तरह जलियांवाला बाग दोहरा सकती है। वो लखनऊ में अगर आप विधानसभा के पास कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो आपको पीट सकती है। कल हुआ लखनऊ। लेकिन किसान, ऐसा लगता है कि डरने वाले नहीं हैं, और अगर उन्हें मजदूरों का साथ मिल गया, क्योंकि मजदूरों के कानूनों में भी जितना बदलाव इस सरकार ने किया है कि विदेश से पूंजी आएगी, विदेश से कहीं पूंजी तो आई लगती नहीं, लेकिन हाँ, मजदूरों के अधिकार शून्य हो गए, और देश भर की यूनियनें आपस में, बैंक है, LIC है, इन सब लोगों ने एक एक दिन अपनी हड़ताल करने का फैसला किया है, और उसकी योजना भी उन्होंने चारों तरफ फैला दी। कल संभव हुआ तो मैं आपको तारीखें बता दूंगा कि किन किन दिन किसान और मजदूर मिलकर के इस देश में एक एक दिन का बंद करेंगे। स्टेट बैंक ने ये तय किया है, हमारे पास जो भी किसान अपनी समस्या लेके आएगा, हम अपनी सारी शाखाओं से कहेंगे कि वहां पर जो लोग हैं वो किसानों की समस्याओं को, बैंक से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर उनका हल निकालें। ये बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बीच में बात है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो कुछ अद्भुत हो रहा है। एक तरफ बंगाल में चुनाव चल रहा है, और बंगाल के चुनाव के जरिए पूरा समाचार जगत लोगों को ये बतला रहा है कि अब बंगाल का चुनाव ही देश की सर्व प्रमुख घटना हो रही है। इसलिए किसान विसान छोड़ो, ये तो खत्म हो गया। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हम हैं भाई, हमारे आप छोड़ देंगे तो उससे हम छूट थोड़ी जाएंगे। हम तो इस देश की आत्मा हैं, हम इस देश की जान हैं, हम इस देश की शान हैं, हम इस देश का मान सम्मान है, हम नौजवानों की आशा हैं, हम महिलाओं की ताकत हैं। किसान कह रहे हैं, और ये उनके बीच बात हो रही है। आज मुझे बताया किसी ने फोन करके, उसने कहा कि पंजाब में जानते हैं क्या हाल है? पंजाब में हाल ये है कि जो शादियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ श्री गणेशाय नमः शुरू में कहते हैं शादियों से पहले, पंजाब में उसी तरीके से किसानों के गीत गाए जाते हैं, तब कोई और चीज शुरू होती है। गांव गांव में रागिनी है, गांव गांव में जैसे हीर गाई जाती है, उसी तरीके से बुल्ले शाह गाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस समय
किसानों से जुड़े हुए गीत, किसानों के दर्द को, तकलीफ को, संघर्ष को बताने वाले गीत पंजाब में गाए जा रहे हैं। अब ये चीज हरियाणा में आ गई, क्योंकि हरियाणा में इस समय हर जगह बड़ी बड़ी किसान पंचायतें हो रही हैं। और लग ये रहा है कि हरियाणा में इन किसान पंचायतों का दबाव इस सरकार के ऊपर भी बंगाल का चुनाव आते आते पड़ेगा। मैं नहीं जानता, मैं राजनीतिक समीक्षक नहीं हूं, न मैं मेरे पास कोई खबर है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ऐसा हो रहा है कि वहां की सरकार अपने दबाव से, किसानों के दबाव से, जो उनका मुख्य वोट करता है, इससे परेशान है, उसे कराह रही है। अब तो वहां जाट और गैर जाट भी नहीं है, खट्टर साहब तो परेशान हो गए हैं, वहां तो सारे लोग किसान पंचायत में पहुंच गए। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो नया दौर शुरू होने जा रहा है, इसमें अगर नौजवान भी जुड़ गए और मजदूर और किसानों के साथ महिलाएं भी जुड़ गई, जो कि बड़ी पैमाने पर जुड़ती दिखाई दे रही, तब क्या होगा? क्या सरकार तब भी बातचीत को नहीं मानेगी? क्या सरकार जय जवान और जय किसान को अलग करेगी? आपको याद होगा, मैंने 3 दिन पहले कहा था, मुझे संकेत मिला था कि जब किसानों ने अपने नारे में बदलाव किया, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ये नारा उन्होंने लगाया, तब से मैंने पता करना शुरू किया कि मैं जो कह रहा था कि मजदूर जुड़ेंगे, जो मुझे छिटपुट खबरें मिल रही थी, तब पता चला कि नहीं, ये नारा तो बहुत सोच समझ के लगाया गया है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। क्या भारत सरकार जय जवान जय किसान को अलग अलग करना चाहती है? और अगर अलग अलग करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं करेगी, क्योंकि इसका असर उन जवानों पर जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सुरक्षा बलों में हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में हैं, इन सारे लोगों के मन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सरकार को एसेस करना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिनों की एक घटना याद है। सीमा के ऊपर हमारी सेना 6 महीने पड़ी रही थी। भारत पाक सेना के ऊपर अटल जी ने यह तय किया था कि अगर वहां से कोई और हरकत होती है, क्योंकि कारगिल हमारे यहाँ हो गया था, तो हमने सेना भेज दी थी बॉर्डर के ऊपर, और युद्ध की स्थिति में सेना को देर न लगे, इसके लिए हमने 9 महीने तक सेना को बॉर्डर पे रखा था। गोली एक नहीं चली थी, लेकिन 9 महीने तक सेना सीमा के ऊपर थी, खंदकों में थी, पूरी तैयारी में थी। उस समय का एक मनोवैज्ञानिक असर ये हुआ था कि हमारे बहुत सारे अफसर, इन जवानों ने, जो वहां 9 महीने से थे सीमा के ऊपर, खंदक खोद करके, भूखे प्यासे 24 घंटे गोली चलाने को हाथ आतुर, गोली खाने को सीना आतुर हमारे जवान थे। उनके अंदर अपनी इतनी उत्तेजना हो गई, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि उन्होंने गोली में अपने ही जो अफसर उनके साथ, क्योंकि अफसरों को देखते थे, अफसर तो उनके साथ रहते नहीं थे, अफसर कहीं भी साथ नहीं रहते, तो उन्होंने जब अफसर आके हुक्म देते तो उन्होंने गोली चला दी। उनको बहुत सारे अफसर मारे गए हमारे सेना के, अटल जी के जमाने में हुआ था, और इसके ऊपर एक बड़ा अध्ययन हुआ था, और भारत की पत्रिकाओं ने इसको अच्छी तरह से छापा था, काफी डिटेल के साथ। आज का दौर होता तो शायद वो नहीं छाप पाते, लेकिन अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब ये हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तब ये हुआ था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जवानों के अंदर आप निराशा की भावना, फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन मत आने दीजिए, और किसानों वाले मसले को, आपको कोई बड़ी चीज देखिए, आप देखिए ना, आप जब ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है। आप भले ही कहें कि हमने मालवेयर का सामना कर लिया, साइबर अटैक का सामना कर लिया, पर साबित तो हो गया ना कि साइबर अटैक चीन की तरफ से हमारे ऊपर हुआ था, और ये तो हुआ था खाली बिजली के क्षेत्र में। लेकिन अगर चीन यही अटैक कर देता हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे, तो और युद्ध के समय वो कर सकता है, हमारे पास क्या सेफगार्ड है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम चीन के हैकर्स के हाथ में न जाए?
चीन में बड़ी बड़ी हैकिंग कंपनी है, आपके पास तो है ही नहीं, आपके पास चुटपुंजिए हैं जिनको लेकर के बड़े बड़े स्टोरी आप दिखाते हैं खामोखा काल्पनिक कि पुलिस ने उसको बुला के उसको हैक करा लिया। नो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस मसले में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान हो या चीन हो मास्टर हैं। अगर उनके हाथ में हमारा सिस्टम चला गया तब क्या हो? हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है जिससे हमारे गाइड होते हैं हथियार, अगर उसको उन्होंने हैक कर लिया तो सोचना चाहिए। चिंता तो होती है, नहीं कर पाएगा कोई, पर कर तो सकता है ना। क्योंकि एक एग्जाम्पल हमारे देश में अक्टूबर में जो हुआ गलवान के बाद कि बंबई की पूरी रोशनी 24 घंटे तक गायब रही। आज सरकार कह रही उसमें मालवेयर आ गया था। अब तक तो हम समझते थे कि आपके जो उत्पादन केंद्र हैं, बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन केंद्र हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें गड़बड़ था। इसका मतलब सरकार ने आज ये एक्सेप्ट किया कि उसमें कोई मालवेयर आ गया। हर जगह एक ही मालवेयर कैसे पहुंच गया? एक कंपनी के उसमें जाता, सारी कंपनियों को उसमें कैसे चला गया? मुंबई में 2 या 3 कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उत्पादन जहां होता है वहां कैसे पहुंच गया? सिर्फ एक ही जगह तो उत्पादन नहीं होता है बिजली का। सौर ऊर्जा है, हाइड्रो है, तो ये सारे सारे के सारे कारखानों में पहुंच गया। हम आपकी बात मान लेते हैं पहुंच गया, पर मेरी राय ये है कि सावधान रहिए, हम बड़े खतरनाक जगहों पर हैं। और दूसरा, हम उससे लड़ रहे हैं जिसे दुनिया कोरोना के वायरस का जनक मानती है। मान लीजिए उसने हिंदुस्तान में कोई नया केमिकल अटैक कर दिया, तो इसलिए अपने को रिवैम्प करना चाहिए बजाय किसानों से लड़ने की। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, किसानों से मत लड़िए, अपनी सेना को मजबूत कीजिए, अपने उस सिस्टम को मजबूत कीजिए जो बाहर के अटैक से हमको बचाए, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत कीजिए कि पता चला हमारे सारे कंप्यूटर ही खत्म हो गए तो जिसके 500 रुपए भी जमा है वो भी खत्म हो जाएंगे। कहें आप कहेंगे, क्योंकि आपके बैंक तो कह देंगे हमारे पास अब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी है नहीं, बैंक की कोई जिम्मेदारी है नहीं, और अब जो रिकॉर्ड है वो सब मोबाइल में है, सारा का सारा हैक हो जाएगा। एक भयावह स्थिति हमारे सामने, काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक स्थिति खड़ी है। तो मेरी गुजारिश ये है, इन सारी चीजों पर सरकार को सोचना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपसे क्यों कहा कि मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं, और आपने ढूंढ लिया होगा मैंने क्यों कहा ये। लेकिन हाँ, किसानों का मसला बढ़ रहा है और सरकार को सोचना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं प्रोग्राम समाप्त करने से पहले, कृपा करके किसानों से मत लड़िए, उसमें अपनी ताकत मत बर्बाद कीजिए, किसानों की बात मान लीजिए। कोई ऐसे कानून अभी नहीं है। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए कानून जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया का, हमको गुलाम बनना है तो इन कानूनों की जरूरत है। तब फिर जरूर उसके लिए कोशिश कीजिए, लेकिन तब तक आपका किस किस चीज का नुकसान हो जाएगा आप ये तो अंदाज कीजिए। ये जो अक्टूबर में अटैक हुआ था बंबई में, उसको ध्यान में रख करके आप अंदाज कीजिए कि अगर फाइनेंशियल अटैक हुआ, अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल अटैक हुआ, हमारी डिफेंस के ऊपर अटैक हुआ, तो हम कैसे संभल पाएंगे? किसी को तो सोचना चाहिए सरकार में। आपसे विदा लेते हुए पुनः वही निवेदन, मुस्कुराइए, सारे तनावों के बीच में जब तक हैं मुस्कुराइए, और खुद भी खुश होइए, दूसरों को भी खुशी दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।